हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा उसे कंटिन्यू रखते हैं और सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और ये अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में संचालित होती है और इनमें धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को सिंगल तीर के साइन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे C+O2 CO2। इसी प्रकार ये मीथेन के दहन की अभिक्रिया है और ये कोयले के दहन की अभिक्रिया है। इनमें अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिनमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद तो बनाते हैं लेकिन उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी अभिक्रिया करके अभिकारक बनाते हैं और ये दोनों दिशाओं में संचालित होती है। इनमें अभिकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होगी। इन्हें अर्ध तीर से प्रदर्शित किया जाता है, ये अर्ध तीर के साइन से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम A+B C+D C+D A+B। ये जो अभिक्रिया है ये अग्र अभिक्रिया कहलाती है और ये जो अभिक्रिया है ये प्रतीप अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण से देखते हैं N2 + 3S2 2NH3। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इन्हें अर्ध तीर के साइन से प्रदर्शित किया जाता है और अभिकारकों से उत्पाद बनता है और उत्पाद से फिर से अभिकारक प्राप्त किया जाता है। ऐसी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया भी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में रक्त में वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण, देखिए सामान्य शब्द में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे 2Mg + O2 2MgO। तो एक सिंपल वे में कहें तो ऑक्सीजन का जुड़ना ये ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार S+O2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ी, तो ये ऑक्सीकरण है। अब ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर अब चयन क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना ये अपचयन कहलाता है। जैसे इसी रिएक्शन को हम इस तरह से लिख दें 2MgO 2Mg + O2, ये अपचयन अभिक्रिया है। ये ऑक्सीजन के संयोग और वियोग पर आधारित है। तो सबसे पहली कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन। दूसरा है हाइड्रोजन की संयोग और वियोजन के आधार पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो ऐसी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे 2H2S + O2 2H2O + 2S। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सल्फर में ऑक्सीकृत हो गई है, हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है, तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है वो अपचयन कहलाती है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजनीकरण, एथीन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया कराई थी, तो यहाँ एथेन का निर्माण होता है, यहाँ हाइड्रोजन का योग हुआ है, तो ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। फर्स्ट मैंने बताई ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन जुड़ता है या बाहर निकलता है, जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, बाहर निकलता है तो अपचयन। दूसरा हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर, अगर हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो ऑक्सीकरण और जुड़ता है तो अपचयन। अब थर्ड डेफिनेशन है इसकी, विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर। विद्युत धनी यानी पॉजिटिव चार्ज वाला तत्व, पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया क्लोरीन से की जाए तो यहाँ पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसी प्रकार अपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें विद्युत धनी तत्वों का संयोग होता है। जैसे ये क्लोरीन है, ये विद्युत ऋणी तत्व है, इसमें विद्युत धनी तत्व मैग्नीशियम जुड़ा तो MgCl2 का निर्माण हुआ, तो ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है जिसमें विद्युत धनी तत्वों का संयोजन होता है। तो एक क्रमबद्ध रूप में कहें तो ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है और हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। अपचयन ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का योग होता है और ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है ऑक्सीकरण कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे
सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ फेरस आयन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर फेरिक आयन में बदल गया है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि इसकी प्लस में संयोजकता बढ़ती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और अगर प्लस में संयोजकता कम हो रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो वहाँ अपचयन है। अब देखिए अपचयन का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे ये क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इन अभिक्रियाओं को देखने से ये पता चलता है कि ये ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं हैं, यानी एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा ग्रहण करता है, तो एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अपचयित होता है। तो ये अभिक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है, तो इन्हें रेडॉक्स या अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं, जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहा है। रेडॉक्स या अपोपचय अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहा है, तो ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो है रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे Zn + CuSO4 विस्थापन की अभिक्रिया है ये, ZnSO4 + Cu। यहाँ Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है। हम इसे इस टाइप से समझ सकते हैं, जिंक सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा है, सल्फेट की संयोजकता -2 है, तो जिंक ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और अभी हमने देखा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकरण कहलाती है, यानी जिंक का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। और सल्फेट को देखिए आप, पहले SO4 से जुड़ा है, यानी +2 स्टेज में है ये, यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो ये कॉपर, तो यहाँ इसका अपचयन हुआ है। इन अभिक्रियाओं में जिन पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, यानी यह जिंक जो है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अपचायक है, और जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, यानी कॉपर जो है यहाँ ऑक्सीकारक है। अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक क्या है? वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, कम या अधिक कर देते हैं, कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये घटना उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरकों को क्रिया, अवस्था आदि के आधार पर कई भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्प्रेरक अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर जो है उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है समांगी उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों एक ही भौतिक अवस्था में, तो समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं और ये क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं, जैसे इस अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं सेम है, तो ये ऐसे उत्प्रेरक है जो समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं और ये क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं विसमांगी उत्प्रेरण। अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा है, समांगी और विसमांगी। विसमांगी उत्प्रेरक क्या है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो, तो उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं और ये क्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये विषमांगी उत्प्रेरण है और ये उत्प्रेरक विसमांगी उत्प्रेरक है, क्योंकि यहाँ उत्प्रेरक की अवस्था और अभिकारक की भौतिक अवस्था अलग अलग है। इसके बाद हम देखते हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। पहला हमने देखा अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के, समांगी और विसमांगी। क्रिया के आधार पर 4 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव। तो सबसे पहले हम देखते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक जो है वो धनात्मक उत्प्रेरक है। ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 2SO2 + O2।
2SO3। यहाँ जो उत्प्रेरक काम में आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये धनात्मक उत्प्रेरक है, यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले जो उत्प्रेरक है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ग्लिसरॉल की उपस्थिति में जल और ऑक्सीजन में चेंज होता है, तो ग्लिसरॉल जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन की दर को कम कर देता है। इसके अतिरिक्त ऋणात्मक उत्प्रेरक का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म जो है वायु की उपस्थिति में स्वतः ही ऑक्सीकृत होता है और फोस्जीन, ये विषैली गैस है, फोस्जीन गैस बनाता है। इस अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए इसमें एथेनॉल मिला दिया जाता है, तो एथेनॉल यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके बाद स्वतः उत्प्रेरक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए इस अभिक्रिया में शुरू में अभिक्रिया का वेग कम होता है, लेकिन जैसे ही एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, ये एथिल एसीटेट है, ये एसिटिक अम्ल है, ये एथेनॉल या एल्कोहल है, तो जब एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है तो एसिटिक अम्ल जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, यानी यहाँ एसिटिक अम्ल जो है वो स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके बाद है चौथा जैव उत्प्रेरक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जैव उत्प्रेरक। 4 प्रकार के उत्प्रेरक बताए मैंने क्रिया के आधार पर, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव, और अवस्था के आधार पर 2 बताए थे, समांगी और विषमांगी। तो जैव उत्प्रेरक क्या है? ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। इन्हें सामान्य रूप से एंजाइम भी कहते हैं। जैसे माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में चेंज करता है, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसी तरह यूरिया को यूरिएज एंजाइम अमोनिया में बदलता है। तो ये जैव उत्प्रेरक के एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कंठस्थ कर लें। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ पदार्थों का प्रयोग भी किया जाता है। तो कौन कौन से पदार्थ हैं? देखिए उत्प्रेरक वर्धक, नाम से ही पता पड़ रहा है आपको, उत्प्रेरक वर्धक यानी वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिला दिया जाए तो वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये जो अभिक्रिया है यह आपको कंठस्थ हो गई होगी, कई बार मैं लिख चुका हूँ इसे। यहाँ हमने उत्प्रेरक काम में लिया था Fe। अगर इसमें एमओ यानी मोलिब्डेनम चूर्ण मिला दिया जाए तो ये आयरन की क्रियाशीलता को और बढ़ा देता है, आयरन की क्रियाशीलता को मोलिब्डेनम चूर्ण जो है वो बढ़ा देता है। तो यहाँ ये उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य करता है। और दूसरा है उत्प्रेरक विष, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। अब हम इसी अभिक्रिया को वापस देखते हैं। N2 + 3S2 2NH3, यहाँ हमने Fe काम में लिया था। अगर MO की जगह हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दें तो ये आयरन की क्रियाशीलता को कम कर देता है, यानी आयरन के वेग को कम कर देगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। अब हम उत्प्रेरक के प्रमुख गुण देखते हैं। उत्प्रेरक के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? देखिए उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया, यानी इनका रासायनिक संगठन या मात्रा चेंज नहीं होती है। इसके अलावा अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की बहुत सूक्ष्म मात्रा ही काम में ली जाती है, यानी ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में भी इफेक्टिव होते हैं। तीसरा है उत्प्रेरक अभिक्रिया को कभी भी शुरू नहीं करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करेगा, उसके वेग को कम या अधिक करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पे क्रियाशील होता है, ताप बदल दिया जाए यानी एक फिक्स ताप पर ही उत्प्रेरक क्रियाशील होते हैं, अगर ताप में परिवर्तन कर दिया जाए तो इनकी क्रियाशीलता चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। इसके अलावा उत्प्रेरक प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, यानी एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है, हर अभिक्रिया के लिए विशेष उत्प्रेरक होता है और एक उत्प्रेरक सारी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। ये कक्षा 10 का चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ है और ये चैप्टर केवल क्लास 10th के लिए ही नहीं, रीट, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और पटवारी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊँ।